वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ पीडी। इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है, लीनियर पीडी, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डर था उनका कितना था, 1 था। उनको सॉल्व किया है हमने लैग्रेंज मेथड से, लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन से और चारपीड मेथड से, ठीक है। चारपीड से हमने नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व किया था, लेकिन ऑर्डर कितना था उनका, 1 था, ठीक है। ओके, यानी आपको कहीं भी ये नहीं दिख रहा था कि करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। क्वेश्चन करे हो गए थे, हो रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, ठीक है। आज हम करेंगे नेक्स्ट, अगर ऑर्डर 2 हो जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए, इसलिए हमारे पास आज का टॉपिक क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस टाइप के ओडी को सॉल्व किया है, वैसे इसमें सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हैं, 2 हैं। लेकिन जो तरीका है मोस्ट प्रोबेबली वो सारा का सारा सेम ही है, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आर्बिट्री फंक्शन की बात करूँगा, है ना। तो इस टाइप के जो फंक्शंस है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएंगे आर्बिट्री कांस्टेंट से। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं पीडी में, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बताओ, यहाँ पे z लेके चल रही हैं, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, x और y, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे वो कितने डिग्री का पूछा जाएगा, कितने ऑर्डर का पूछा जाएगा, 2 ऑर्डर का, ठीक है। जो एग्जाम में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट जैसे कि ओडी में हम डिस्कस करते हैं, क्या पता वो 3 का पूछ लिया, 4 का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नोटेशनल फॉर्म में भी पूछ सकता है, जैसे कि कल हमने बताया था कि आर है उसकी क्या नोटेशन होती है, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो एस है वो क्या होता है, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स इंटू करली वाई, या फिर इसी को करली स्क्वायर जेड इंटू करली वाई और इंटू करली एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और टी की वैल्यू क्या होती है, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे ज़्यादा हो तो फिर हम उसको लिखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हो, मान लो यहाँ पे 3 हो तो हम इसको लिखेंगे डी क्यूब जेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब ओडी था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ओडी में था हमने डी बाई डी एक्स है उसको क्या बोल दिया था, डी बोल दिया था, उसके अलावा तो कोई डेरिवेटिव था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई भी तो कर सकते हैं, तो इसलिए वाई के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव करेंगे उसके नोटेशन को हम क्या कर लेते हैं, इससे डिफर कर लेते हैं। तो इसलिए हमने जो डी बाई डी वाई, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो हमने बोल दिया कि हम उसको क्या लेके चलेंगे, डी डैश लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने जब विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर करेंगे हम तो उसकी नोटेशन को हमने क्या बोल दिया, डी डैश। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डी स्क्वायर, ठीक है, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे उसको, डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो जो टोटल डेरिवेटिव किससे कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल में। तो यानी करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर। सिमिलरली करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर उसको हम क्या बोलेंगे, डी डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये नोटेशन 3 आ जाए तो ऑर्डर तो हम उसको क्या बोल देंगे, डी क्यूब और डी डैश क्यूब, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे नोटेशन लेके चलेंगे ताकि बार बार इतनी लेंथी इक्वेशन को हम ना लिखें, ठीक है। अब देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले कौन सी है, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलेंगे उसमें हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होगी, अगर मैं डी बाई डी एक्स और डी बाई डी वाई की फॉर्म में लिखूँ तो वो तुम्हारे पास होगी ये, ठीक है, ए नोड इंटू करली एन जेड अपॉन करली एक्स एन, ठीक है। मतलब जेड का कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है, एन टाइम। और जो हम ऑर्डर लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे, एन, एन ही लिया ना हाईएस्ट। अब क्या करो, ये कोफिशिएंट चेंज करते चले जाओ और करली ऊपर तो यही रहेगा, करली जेड अपॉन करली एन करली जेड। क्या हो सकता है यहाँ पे, n-1 टाइम्स तो किसका, x के रिस्पेक्ट में, और एक टाइम किसका हो, y के रिस्पेक्ट में। तो ये हो सकता है करली x n-1 और फिर करली y। फिर नेक्स्ट बताओ, a2 ऊपर तो यही रहेगा, नीचे क्या हो सकता है, करली x रेज़ टू पावर n-2 और y की टाइम कर्ल y स्क्वायर, है ना, ये हो सकता है। और इस तरह चलता चला जाएगा। तो जो लास्ट में जो ब्रैकेट आएगी वो आएगी प्लस a नोट
ठीक है, x के रिस्पेक्ट में खत्म हो जाएगा, तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, करली n अपॉन करली yn। दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, सिर्फ एक ही आया है ये, ठीक है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट में कि b नोड है, यहाँ पे n लेके चल रहे हैं ना, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, a की जगह क्या ले लेते हैं हम, b। अब की बार ऑर्डर कितना था पूरे ब्रैकेट में, n था, उससे एक कम हो जाएगा, तो अब की बार क्या ले लें हम, b नोड कर ली n-1 अपॉन कर ली xn-1, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे b1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर ली n-1 z अपॉन कर ली x रेज़ टू पावर n-2 इंटू कर ली y, है ना, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। दिस इज लास्ट सेकंड ब्रैकेट। अब बताओ इससे नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आता, n-2, तो ऐसे करते चले जाएंगे और लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो अगर ऐसी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, और अगर ऑर्डर सभी का सेम है, मान लो यहाँ पे देखो कितना है फर्स्ट ब्रैकेट में, बताओ n ही है ना, अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो एक बार n है और फिर यहाँ पे क्या है n-1 है, तो अगर ऑर्डर सेम रहे टोटल तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पीडी, ठीक है, होमोजीनियस बोलेंगे। जैसे ये बोल दिया मैंने d² प्लस d प्लस d डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दी, इंटू y, ठीक है, इंटू z इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस है ना नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि जो देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 1, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता d³ प्लस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर d डैश प्लस d डैश क्यूब इंटू y इज इक्वल टू 0, इस टाइप की पीडी हो तो ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो इनको सोल्व करना आसान रहता है एज कंपेयर टू दिस, और जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो कौन से टाइप का आएगा, होमोजीनियस का। हम होमोजीनियस लीनियर पीडी को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो ऊपर इक्वेशन है, अगर उसको मैंने नोटेशनल फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिख सकता हूँ, a नोड इंटू dn, ठीक है, dn लिख दिया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया a1 और यहाँ पे लिख दिया dn-1, लेकिन एक d डैश भी लिखना पड़ेगा, है ना, ओके। और नेक्स्ट बताओ फिर यहाँ पे आता है a2 dn-2 और d डैश की पावर 2, एंड ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, d डैश रेज़ टू पावर n, फर्स्ट ब्रैकेट, है ना, और इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड, एंड अप टू सो ऑन। तो अगर मैंने होमोजीनियस ले लिया, मान लो होमोजीनियस ले लिया, तो बाकी सारे को 0 कर दो और इसको किसके इक्वल रख दो, 0 के, तो ये कौन सी डिफरेंशियल कौन सी पीडी हो गई, होमोजीनियस प्लस लीनियर पीडी। देखो लीनियर बोल रहे हैं तो जो a नोड है, ठीक है, a1 है, a2 है, ये सारे किसके फंक्शन हो सकते हैं, या तो x और y के, या फिर क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर z भी हो सकता है, नहीं, z होगा तो ये लीनियर नहीं बनेगी। क्या था नाम, लीनियर, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर, नॉन लीनियर। तो अगर कोफिशिएंट अगर आप यहाँ पे a नोड की जगह z ले लोगे, z खुद के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर पीडी बोलते हैं, ठीक है। अगर लीनियर नॉन लीनियर बोलूँ तो मैं उनको बीच को अगर खत्म कर दूँ तो लीनियर होगी तो डेरिवेटिव खुद के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा ना, खुद के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ओके। तो ये सारे के सारे या तो एक्स वाई के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, ओके। अब करते हैं इनको सोल्व। जैसा कि ओडी में डिस्कस किया था हमने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो सोल्व करना है तो हम क्या निकालेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है, प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और जो ये हम निकालेंगे ये डिफरेंट के लिए निकालेंगे, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किसके लिए पूछा जाएगा, होमोजेनियस के लिए, क्योंकि नॉन होमोजेनियस कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट और पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है, जो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसा ओडी में करते हैं हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम केस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है। z लिखे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो z ऑफ x y ऐसे लिखा जाएगा ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ओके। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के तरीके हैं इसके आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम निकालेंगे तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, आर्बिट्री फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो कंप्लीट सॉल्यूशन का पूछ सकता है या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट नहीं पूछता वो, देख लिए ना क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट, ठीक है,
हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है। और किसके लिए है ये? होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस लीनियर पीडी के लिए है। ओके, अब देखो पहला वर्किंग रूल कैसे निकालेंगे? गिवन ओडी पीडी है, ठीक है, पीडी मिलेगी तुम्हें, किस टाइप की मिल सकती है, उसमें क्या करो आप, डी है ना, उसकी जगह तो क्या रख दो, एम रख दो, बिकॉज डी इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, बिकॉज ये ऑपरेटर है तो इसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं, एम बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, डी डैश को क्या रख दो यहाँ पे 1, गिवन पीडी है, ओडी पीडी है, उसमें ये दोनों वैल्यू रख के किस में इक्वेशन आ जाएगी, एम में, डी डैश को तो आपने 1 कर दिया, ठीक है, एम में इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के। और सबसे पहले हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, जो ये कोफिशिएंट्स है इनको क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट्स, ठीक है। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम की, यानी क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, है ना। और इन रूट्स पे क्या चलेगा, वो इनके केस चलेंगे, जैसे ओडी में करते थे ना कि अगर रूट्स है, रियल आ जाए, इक्वल आ जाए, डिस्टिंक्ट आ जाए, रिपीटेड आ जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो हम ना रूट को फ्रैक्शन में लेके चलते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर m इज इक्वल टू ये 2 और 3 ये रूट आ गए, तो क्या हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते 2/1 और 3/1, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक रूट की बात करूँ तो m को हमने क्या बोल दिया, a/b, ठीक है, फ्रैक्शन हो सकता है ये, इस टाइप में आ गया रूट। यहाँ पे इसके कोरस्पोंडिंग अगर तुम्हें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट लिखना है तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, फंक्शन की फॉर्म में आएगा। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, फाई ऑफ y प्लस एम एक्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास, फंक्शन, ठीक है, किसका, y प्लस एम एक्स का। एंड m क्या है तुम्हारे पास, d को m पुट करके और d डैश को 1 पुट करके यहाँ से वैल्यू आएगी, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, a/b। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो फाई ऑफ क्या लिखेंगे, y प्लस a/b इंटू एक्स। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, फाई ऑफ by प्लस ax अपॉन b, ऐसे लिख सकता हूँ। और जो कांस्टेंट है उसको तो फंक्शन में मर्ज कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ by प्लस ax, दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। समझ आया, ये मैंने सिर्फ एक रूट के लिए बताया है। ओके, क्लियर है। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट फाइंड आउट करेंगे। अब लिखते हैं केस, बताओ जैसा ओडी में था यहां भी ऐसा ही होगा। पहला केस बताओ क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। यहां पे रियल और कॉम्प्लेक्स, वो केस यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। रियल हो कॉम्प्लेक्स हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां पे किस पे बात चलेगी, रूट्स पे बात चलेगी। पहला हम केस लेके चलते हैं कि रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। तो उसको हमने ये मान लिया, मान लो m इज इक्वल टू m1 m2 एंड अप टू सो ऑन mn। कितने रूट मान लिए हमने, n, क्योंकि हम ऑर्डर कितना लेके चल रहे हैं, n ऑर्डर लेके चल रहे हैं। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट है वो आ जाएगा फाई 1 ऑफ y प्लस m1x, है ना, प्लस दूसरा क्या आएगा, फाई 2 ऑफ y प्लस m2x एंड अप टू सोन, ऐसे चलते चले जाएंगे। और लास्ट में फाई n y प्लस mnx। जितने d होंगे, ठीक है, d डैश नहीं, जितने d होंगे उतनी तुम्हारे पास क्या आएंगे यहाँ पे, आर्बिट्री फंक्शन। जैसे उनको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते थे ना, ये फाई 1 फाई 2 एंड अप टू सोन फाई n, इनको क्या बोल लेंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट आ जाएगा। ओके, अब हो सकता है रूट्स रिपीट कर रही हूं, मान लो m केस सेकंड, ठीक है, रिपीटेड रूट्स हो सकता है ये आ रखा हो, m इज इक्वल टू m1 m1, 2 बार 3 बार 4 बार रूट रिपीट कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फाई 1 ऑफ y प्लस m1x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बताओ क्या मल्टीप्लाई में आएगा। जब ओडी डिस्कस करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई में आता है, जब ओडी डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
तो यहाँ पे अगर हम m इज इक्वल टू दिस है तो देखो x के साथ लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो याद रखने के लिए x के साथ में है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा x। ओडी में भी क्या मल्टीप्लाई में आ रहा था x, क्योंकि हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेके चल रहे थे x, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो दूसरा आ जाएगा फाई टू ऑफ y प्लस m1x। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। 3 होते तो यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वेयर फाई 3। आप फंक्शन को अलग अलग करना है। अगर यहाँ पे आपने c1 लिया था, फिर यहाँ पे क्या लिया था ओडी में c2, इसलिए यहाँ पे आपने अगर फाई 1 लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा फाई 2 लेना पड़ेगा। ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। इसमें वो वाली टर्म आएगी जिसमें x मल्टीप्लाई में होगा, और इसमें x मल्टीप्लाई में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंड केस है कि अगर रूट्स रिपीट हो जाए। ठीक है, नाउ केस थर्ड केस हम लेके चलेंगे कि उसमें से d के फैक्टर कॉमन आ जाए। ठीक है, क्या फैक्टर कॉमन आ जाए d के, यानी d कॉमन आ गया, बाकी सारी इक्वेशन यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका d कॉमन आने का मतलब, जैसे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है d क्यूब d डैश प्लस d डैश स्क्वेयर इंटू d ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है d, देखो d का फैक्टर कॉमन आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d इंटू डी स्क्वेयर इंटू डी डैश प्लस डी डैश स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर d और d को क्या पुट करना है m पुट करना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और 0 से किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 0। तो बताओ हम क्या लिखते हैं फाई ऑफ y प्लस mx लिखते हैं ना, तो m क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा ये फाई ऑफ y। तो अगर d एक बार रिपीट हो रहा है, तो अगर सिर्फ ये किसकी बार है कि ओनली 1 टाइम्स कॉमन आ रखा हो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट है वो क्या आ जाएगा फाई ऑफ। ठीक है, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है। अगर मान लो एक से ज्यादा बार कॉमन आता तो ये d है, मान लो वहां पे मैं यहाँ पे d4 कर देता, तो कितनी बार कॉमन आ रहा है d 3 बार कॉमन आ रहा है, तो यानी फैक्टर है वो क्या कर रहे हैं रिपीट कर रही हैं। तो अगर ऐसा होगा तो जैसे ऊपर किया था हमने, है ना, मान लो ऐसे है कि d क्यूब कॉमन आ गया, यानी आप ये भी बोल सकते हो कि m इज इक्वल टू 0,0,0 कितनी बार रिपीट हो चुके 3 बार। तो वही ऊपर जैसे किया था कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा फाई 1 y प्लस एक्स इंटू फाई 2 y प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू फाई 3 y। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आती है इसके अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या, आपको सिर्फ यहाँ पे d कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है और d डैश भी तो कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट केस, ठीक है, ये फोर्थ था, फिफ्थ केस, अगर d डैश कॉमन आ जाए और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, तो ऊपर वाले में जहां जहां y है वहां पे क्या रख दो x रख दो। ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग करेंगे, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट होगा वो होगा फाई ऑफ x। ठीक है, आप d के लिए याद रख लो, d डैश के लिए उसका अपोजिट कर दो। तो अगर d डैश कॉमन आ रहा है तो अब की बार क्या होगा फाई ऑफ x। कोई बता बोलेगा क्यों होगा, d डैश का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका फंक्शन आएगा बताओ x का, x के फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y कितना बनेगा 0 बनेगा। दैट्स वाई अगर d डैश कॉमन आ रहा है तो कोरस्पोंडिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट है उसमें क्या आएगा x का फंक्शन आएगा, या फिर ये बोल दो फाई ऑफ x आएगा। ओके, अब कोई बच्चा बोल सकता है सर d डैश एक से ज्यादा बार भी तो रिपीट हो सकता है, तो मान के चलो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है r टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, d डैश रिपीट r टाइम्स। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट बता दो। अब की बार x की जगह y मल्टीप्लाई में आएगा, यानी फाई 1 ऑफ y प्लस, ठीक है, x। ठीक है, और यहाँ पे क्या y फाई 2 ऑफ y प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फाई 3 ऑफ x। ठीक है, एंड अप टू सोन। कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा y r माइनस 1 और फाई r x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट फाइंड आउट करते हैं, ये तरीके हैं। तो कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन करें। जैसे क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये तुम्हें पीडी दे दी, d डैश
डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर डी क्यूब प्लस डी डैश क्यूब, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और पता है ना अगर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे तो पार्टिकुलर इंटीग्रल तो निकल ही नहीं सकता फिर, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल कब निकालते हैं, जब यहाँ पे क्या हो, x का फंक्शन हो, ठीक है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट के, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल तो यहाँ पे होगा ही नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे करेंगे तो बताओ स्टेप फर्स्ट क्या था, d को क्या पुट कर दो, m पुट कर दो, d डैश को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वेयर प्लस m क्यूब प्लस 1 है ना, d डैश क्यूब है ना, और यहाँ पे y लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, क्या आएगी, ठीक है, और जो भी आए उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन लिख दो। चलो आसान करने के लिए इसको d डैश का स्क्वायर और d लिख लो, ठीक है, रूट्स निकालने में आसानी हो जाएगी। तुमसे भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रूट्स ना आए समझ में, ठीक है, कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बता दूं तुक्के लगाने हो, पावर सीरीज नहीं है, पावर सीरीज हो, सम पूछ रखा हो, किस पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो या तो 0 आता है या फिर 1। अगर तुम सोल्व ना कर पाओ, तुक्के तुम्हें मारने हैं, तो या तो 0 पे करना या फिर 1 पे करना, ठीक है। सम पूछ रखा हो, ठीक है, पावर्स का क्वेश्चन, पावर सीरीज का क्वेश्चन पूछ रखा हो, कन्वर्जेंट पूछ रखी हो, तो 1 आता है हमेशा। ओके, और 0 कब आता है, इंटीग्रेशन पूछ रखा हो, डिफरेंशिएशन पूछ रखा हो, दिस साइड इज इक्वल टू पूछ रखी हो, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये तब है जाके देखो 0 और 1 और 0 और 1 लगा दो, ऐसा नहीं करना। ये तब होता है जब टाइम कम रह जाए, आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि आपको क्वेश्चन आता हो और आप उसको सोल्व करो, ठीक है, तो तब आप इस टाइप के तुक्कों का यूज कर सकते हो, है ना। तो बताओ यहाँ पे m कॉमन आ गया, m को ले लो कॉमन, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, m प्लस m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 0 आ गई, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से 2 वैल्यू और निकाल लो, ठीक है। तो बताओ 2 वैल्यू और क्या आएगी, m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, कॉम्प्लेक्स आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रही तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स में लिख देना, ठीक है, क्लियर है, लिख लोगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। अब मैं तुम्हें और कुछ क्वेश्चन देता हूं, उनके लिख के दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटेशन फॉर्म में लिख लो इसको, है ना, इसको किसकी फॉर्म में लिख लो, नोटेशन फॉर्म में। क्या हो जाएगा ये, डी स्क्वेयर माइनस डी इंटू डी डैश और -2 इंटू डी डैश स्क्वेयर, ठीक है, यही होगा ना, इज इक्वल टू 0। डी को क्या पुट कर दो, m, डी डैश को क्या पुट कर दो, 1, क्या बन जाएगा ये, m स्क्वेयर माइनस m -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से रूट निकालो, क्या आएंगे इसके, -1 और 2, बस आ गया आंसर। फिर तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -1 और 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट बताओ क्या आ जाएगा। पहले आएगा, कांस्टेंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, φ1, ठीक है, y माइनस एक्स प्लस φ2 y प्लस 2x। ये फाइव जनरल नोटेशन है जो लेके चलते हैं हम यहाँ पे, एफ जी कुछ भी ले लो, लेकिन जो एग्जाम में मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 5। अब इसका निकालो, ये भी 2 की है, ये 3 की है ना, ये 3 ऑर्डर की है, ये सेकेंड ऑर्डर की है। यहाँ से करेंगे सेकेंड का, तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वेयर माइनस m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस -1, ठीक है, m स्क्वेयर -1 प्लस वही आ गया था ना, 2 था वहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस m -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वेयर 1 माइनस प्लस 4 बन जाएगा ना, ठीक है, और बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं 5 हो गया ना ये, तो इसका 2 रूट आ गए, m1 इज इक्वल टू -1
प्लस रूट 5/2 और दूसरा क्या आ जाएगा m2 इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अब इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट इज इक्वल टू 5(1) y प्लस m1x प्लस 5(2) y प्लस m2x और वेहर करके लिख दो m1 ये है और m2 ये है। ठीक है, अलग से कोई केस तो है नहीं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। ओके, इसका निकालना d क्यूब माइनस 4d d स्क्वेयर d डैश d डैश। ठीक है, जब ये सोल्व करेंगे ना हम यहाँ पे पीडी सोल्व करेंगे, तो पीडी को सोल्व करते वक्त अगर आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो उनमें भी इनके फैक्टर का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। क्या बोला है मैंने, ये नहीं, ओडी में तो ऐसा कुछ नहीं था, आप कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट ना भी निकालो तो पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट निकालते वक्त हमें रूट की कोई जरूरत नहीं होती थी, है ना। लेकिन जब हम पीडी सोल्व करेंगे तो इसमें आपको रूट्स निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, यानी रूट्स निकालने पड़ेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज्ड। ठीक है, निकालो रूट इसकी। कुछ कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है एक तो डी कॉमन आ रहा तो फिर सेकंड में रह जाएगी, तो कितने रूट आएंगे बताओ कौन कौन से आए। एक तो 0 ही आ गया, 0 √2 ये रूट आ गए इसके, है ना। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो निकाल लोगे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, d इंटू डी माइनस डी डैश इंटू डी 2 था ना, तो 2 और d माइनस 2 डी डैश इज इक्वल टू 0। कोई गलत लिखा है? ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तुम्हारे पास रूट आ जाए, रूट का क्या मतलब है कि आपने जो गिवन पीडी है उसको क्या कर दिया, फैक्टराइज्ड कर दिया, है ना, फैक्टर आपने उसकी निकाल ली है। तो अगर तुम बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि 0 2 2 रूट है, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि उसको आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे फैक्टराइज करोगे तो इसके जो रूट है उसके कोरस्पोंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट, इसके 0 कोरस्पोंडिंग बताओ क्या आएगा, डी कॉमन आया, डी डैश कॉमन आया है, डी कॉमन आया ना, तो डी कॉमन आया तो क्या आएगा यहाँ पे फाई ऑफ एक्स या फिर वाई। ठीक है, प्लस एक्स कब आता, जब डी डैश कॉमन आता। नेक्स्ट फाई 1 लिख लो इसको, फाई 2 वाई प्लस 2x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, पहले x आएगा क्योंकि जो फैक्टर है वो रिपीट हो रही है, 2 2 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई 3 वाई प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट। कोई डाउट कर लोगे? तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें चांसेस है कि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट भी पूछ ले। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आसान, जब तुम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये माइंड में रखना है कि हालांकि है नहीं ऐसा कि मुश्किल क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, स्कोप का क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट ओडी का पूछे तो वो तो कुछ भी नहीं हो, तो बच्चों वाला खेल है, वो तो सभी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पार्ट भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये शॉर्टी है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल तो आपसे पूछेंगे ही। ओके, तो अब करते हैं हाउ टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है,